हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद शमशाद आपका बायोलॉजी मेंटर आईसीआई एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित है क्लास 12th बायोलॉजी के लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले पिछले के लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पेन, और वहां देखे थे हम लोग कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, तो देखते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो हम लोग बोलेंगे वैसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट न्यू यंग वंस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल। एंड हमने पढ़ा था कि उस सोमैटिक सेल को हम लोग कहेंगे ब्लास्टोमा, और एसेक्सुअल से बनने वाले न्यू ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोजोइड। आज हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं ये जो किस किस एनिमल में कौन कौन ब्लास्टोमा सेल है और उसका नाम क्या है। एक्चुअली में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखेंगे, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मेन टाइप कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक टाइप बडिंग। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बडिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजेनेरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पोरुलेशन, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। ये जो फिजन है बाइनरी फिजन, बाई का मीनिंग होता है दो, फिजन का मीनिंग होता है विखंडन। मतलब ये ऐसा मोड है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन करेगा। तो बाइनरी फिजन को डिफाइन किया जा सकता है कि इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इसमें जो डिवीजन होगा ये माइटोसिस डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल हाफ टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। एग्जाम्पल की बात करें कि बाइनरी फिजन होता किस किस में है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है हम लोग के अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे ये जो अमीबा है किस प्लेन से कट रहा है, मतलब ये एनिमल किस प्लेन से डिवाइड कर रहा है, इसके बेसिस पे बाइनरी फिजन में भी लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल, और यदि हम लोग एक को समझते हैं अमीबा में देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो ये एक अमीबा है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। ये अमीबा है, अमीबा ये कोई पेरेंट अमीबा है। अब पेरेंट अमीबा को डिवाइड कर रहा है, देखते हैं इसमें बाइनरी फिजन होता है कैसे। तो सबसे पहले इस बाइनरी फिजन में ये जो पेरेंट अमीबा है, इस अमीबा का देखते हैं न्यूक्लियस का साइज बढ़ा। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि बाइनरी फिजन का फर्स्ट स्टेप होता है न्यूक्लियर इनलार्जमेंट। न्यूक्लियस के साइज बढ़ने के बाद ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कर्ण प्लाज्मिक रेशियो हाई हो जाएगा। कर्ण प्लाज्मिक रेशियो हाई होने के कारण इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी देखते हैं तो दोनों न्यूक्लियस, लग रहा है कि न्यूक्लियस दो है लेकिन दोनों न्यूक्लियस फ्यूज है। फाइनली ये होगा क्या कि ये अमीबा अलग हो गया और ये अमीबा, मतलब एक अमीबा दो पार्ट में डिवाइड कर गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये था पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा में हुआ न्यूक्लियर इनलार्जमेंट। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस डिवाइड किया, और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद ये फाइनली दो डाउटर सेल में डिवाइड कर गया। हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले क्लास में
ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट सेल के। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये जो अमीबा पेरेंट अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा भी ये जो डॉटर सेल बना है, डॉटर अमीबा बना है, इसे मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों बेसिस पे सिमिलर होगा। और हम लोग पढ़े थे सच सिमिलर ऑफस्प्रिंग आर टर्म्ड एज कोलॉन्स। ये हम लोग देखिए बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन याद रखना है, अमीबा एग्जाम्पल हम लोग लिखे अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, लेकिन कभी कभी जब अमीबा एडवर्स कंडीशन में हो तो अमीबा मल्टीपल फिजन भी दिखाता है। हम लोग देखते हैं एक छोटा सा मल्टीपल फिजन, अमीबा में मल्टीपल फिजन। अभी हम लोग बाइनरी फिजन को समझ रहे थे, मल्टी फिजन में होगा क्या कि ये एक अमीबा है, ये अमीबा जब एडवर्स कंडीशन में आया, एडवर्स कंडीशन में आने के बाद ये अपना स्यूडोपोडिया जो इसका टेरामेरा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेरामेरा है जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, तो इस स्यूडोपोडिया को विड्रॉ किया, हो गया गोलाकार राउंड शेप। राउंड शेप होने के बाद इसका न्यूक्लियर इनलार्ज किया, न्यूक्लियस इनलार्जमेंट हो गया और न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे अमीब्यूली का फॉर्मेशन हुआ, अमीब्यूली का फॉर्मेशन हुआ। इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट बना, बाद में सिस्ट ब्रेक करेगा फेवरेबल कंडीशन आने पर, और ये छोटे छोटे अमीब्यूली है ये सब रिलीज होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अमीबा में इन जनरल बाइनरी फिजन होता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बडिंग। बडिंग में क्या होता है, तो बडिंग में क्या होगा कि ये एक मान लेते हैं हम एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल के एक ब्लास्टोमा सेल से इस पेरेंट के जैसा ही छोटा सा बड अराइज होगा जो इनिशियली हमसे अटैच है, इनिशियली पेरेंट से अटैच होगा, लेकिन लेटर स्टेज में वो अलग होकर के सेपरेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग देखते हैं ये है क्या, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिवीजन इज अनइक्वल एंड a small bud is produced which is attached initially। जो स्मॉल बड बना है वो इनिशियली अटैच्ड होता है, लेकिन बट लेटर सेपरेट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। यदि हम लोग बडिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो बडिंग मिलता है हाइड्रा में और ईस्ट में। चलो देखते हैं हम लोग, ये मान लो एक ईस्ट है, ये एक ईस्ट है। अब ईस्ट का जो ये बडी है, ईस्ट के बडी में मान लेते हैं ये ईस्ट है। ईस्ट में हुआ क्या कि ये ईस्ट के बॉडी से सिमिलरली ईस्ट के जैसा ही एक ब्लास्टोमा सेल से बड निकला। ये बड हो सकता है कि सिंगल हो, नहीं तो चेन में हो। ईस्ट में दोनों तरह के बड मिलते हैं, सिंगुलर या चेन में। तो ये जो बड निकला, ये बड इनिशियल स्टेज में इस पेरेंट बड से अटैच होता है, पेरेंट से अटैच होता है, लेकिन ये बाद में ये बड सेपरेट होगा। जैसे इसको न्यूक्लियस मिल जाएगा ये सेपरेट करेगा, और सेपरेट होने के बाद न्यू बड का फॉर्मेशन करेगा, न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पेरेंट है, पेरेंट एज इट इज बना हुआ है और न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग परिभाषा, रिप्रोडक्शन की परिभाषा ही होती है कि अपने जैसे नए संतान बनाने की प्रक्रिया को जनन रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये ईस्ट है, ये अपने जैसे नए ईस्ट का निर्माण कर लिया, तो यहाँ पे जनन हो सकता है। बडिंग में आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ये जो बडिंग है, बडिंग इज ऑफ टू टाइप। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ बडिंग की बात करें तो बडिंग इज ऑफ टू टाइप। एक होता है इंटरनल बडिंग। जनरली बडिंग जब बात करें तो हम लोग समझेंगे एक्सटर्नल बात कर रहा है, एक्सोजीनस ओरिजिन का। एक होता है इंटरनल बडिंग। बडिंग इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल बॉडी में क्या होगा, जैसे अभी हम लोग देखिए ये जो ईस्ट है, ईस्ट के आउटसाइड बॉडी, पेरेंट सेल के बाहर बड बना। तो यदि कोई बडिंग की बात करता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल बडिंग चूज करेंगे। लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिए कि बडिंग इज इंटरनल, तो इंटरनल बडिंग के लिए स्पेशल टर्म हम लोग यूज करते हैं। इंटरनल बडिंग इज कॉल्ड एज जेम्यूल्स। और जेम्यूल्स का फॉर्मेशन, एग्जाम्पल याद रखना है कि जेम्यूल्स का फॉर्मेशन किस में होता है, तो जेम्यूल्स का एग्जाम्पल है, जेम्यूल्स इज फॉर्म्ड इनटू स्पॉन्जेज। ये जो स्पॉन्ज है पोरीफेरा का मेंबर है, इसमें
इंटरनल बडिंग है जिसको हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप हम लोग को पढ़ना है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट है वो किसी कारण से टू डिवाइड करेगा दो या दो से अधिक भागों में, लेकिन प्रत्येक भाग each part develops their lost organ and produces new young ones। इसमें होगा क्या कि एक जीव किसी कारणवश दो या दो से अधिक भागों में टूट गया है, बट गया है, लेकिन प्रत्येक भाग से खोए हुए अंग का विकास कर नए जीव का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल यदि बात करें तो एक फ्लैट वर्म का मेंबर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ऐसा मिलता है रीजेनरेशन। तो हम लोग देखते हैं पहले इसका डिफिनेशन क्या है। तो इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर पार्ट्स which is initially dead like but later every part develops their lost part and gives new offspring। यदि हम लोग प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया को देखें तो प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म है। ये मान लेते हैं एक प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया एनी हाउ इट डिवाइड इन 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। मान लेते हैं अभी ये पार्ट है पार्ट ए जिसमें केवल हेड है, ये पार्ट है पार्ट बी जिसमें केवल इसका बॉडी है, और ये पार्ट है पार्ट सी जिसमें इसका टेल है। ये तीनों पार्ट अभी ए बी सी लग रहा है कि डेड हो गया है, डेड लाइक है, बट लेटर ये जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या हुआ कि हेड पार्ट डेवलप कर लिया इसमें ये पार्ट, जो पार्ट लॉस्ट हो गया था वो डेवलप किया, मस्त एकदम घूम रहा है। सिमिलरली इस पार्ट में भी इसके पास हेड नहीं था, हेड को डेवलप कर लिया और टेल को भी डेवलप कर लिया, इतना पार्ट को ये डेवलप कर लिया। हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड किया 2 और मोर पार्ट में, लेकिन जो लॉस्ट पार्ट है उसको बना लिया और नए बना करके नए जीव का निर्माण किया। यदि कोई बच्चा पूछता है कि क्या कारण है कि ऐसा हो पाया प्लेनेरिया में कि उसका जो सेल है वो लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर लिया, क्या हम लोग का ये जो हाथ है, हाथ को काट दिया जाए तो क्या ये हाथ में पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होगा, या जहां जो कट गया पार्ट उसमें नए हैंड का फॉर्मेशन होगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए आंसर जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेल, जो क्लास 11th का टॉपिक है। जब हम लोग सेल पढ़ते हैं तो सेल के पास हम लोग देखते हैं कि ये जो सेलुलर पोटेंसी की बात करते हैं, सेलुलर पोटेंसी 2 टाइप का है। सेल के अंदर 2 तरह की पोटेंसी होती है, एक होती है प्लीरोपोटेंसी, एक होती है टोटीपोटेंसी। तो ये जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के सेल में टोटीपोटेंसी है। ये जो टोटीपोटेंसी है, ड्यू टू टोटीपोटेंसी इन प्लेनेरिया each cell can give rise to new organism। इसमें जो जितना भी सेल है सबसे न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सकता है। इसके पीछे कारण है टोटीपोटेंसी, हिंदी में कहते हैं पूर्ण सक्तता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पोरुलेशन। नेक्स्ट टाइप हम लोग का स्पोरुलेशन याद रखना है। जो लोअर ऑर्डर के एनिमल्स है जैसे फंजाई हो गया, लोअर प्लांट्स है, उसमें एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर, और ये स्पोर बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। देखते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी, क्या कहता है, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज अलगी। फंजाई और अलगी में रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर, और इसी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशन। यदि स्पोरुलेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन स्पोर है जू स्पोर एंड कोनिडिया। यदि हम लोग स्पोर को देखें, स्पोर, तो स्पोर 2 टाइप का होता है। ये हो सकता है मोटाइल हो, ऐसा हो कि जिसमें मूवमेंट हो, तो मूवमेंट जिसमें होगा उसको बोलेंगे ये मोटाइल स्पोर है, और जिसमें मूवमेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल स्पोर है। स्पोर में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल
स्पोर में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। याद रखना है नॉन मोटाइल स्पोर को हम लोग कहते हैं ए प्लेनो स्पोर और हम लोग मोटाइल स्पोर को कहते हैं प्लेनो स्पोर। मोटाइल स्पोर को हम लोग कहे प्लेनो स्पोर, या इसी को हम लोग कभी कभी कहते हैं जू स्पोर। यदि जू स्पोर की बात करें कि जू स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है, तो हम लोग कहेंगे कि जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है कोनिडिया में, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लैडोफोरा। ये जो क्लेमाइडोमोनास है और क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा इसमें जो स्पोर बनेगा वो बनेगा जू स्पोर, मतलब मोटाइल होगा। यदि हम लोग क्लैडोफोरा को देखें तो ये क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा के बॉडी के अंदर एट ए टाइम छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग बोले जू स्पोर। अब ये जो जू स्पोर बना है, जू स्पोर मोटाइल है, ये सेल वॉल सिमिलरली ब्रेक करेगा और नए नए जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा। याद रखना है एट ए टाइम क्लैडोफोरा में या क्लेमाइडोमोनास में 8 to 16 जू स्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है ये, 8 to 16 जू स्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है। यदि हम लोग ए प्लेनो स्पोर की बात करें तो ए प्लेनो स्पोर का एग्जांपल है कोनिडिया। अब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है किस एनिमल में, तो हम लोग बोलेंगे पेनिसिलम में, पेनिसिलम। ये जो पेनिसिलम है, ये मान लेते हैं हम लोग एक छोटा सा पेनिसिलम को बनाए, तब पेनिसिलम का ये मान लेते हैं एक कोनिडोफोर है। कोनिडोफोर में जब ब्रांचिंग होगा, इसमें जब ब्रांचिंग होगा तब बहुत सारे ब्रांच निकले, फिर इसमें ब्रांचिंग होगा, फिर इसमें ब्रांचिंग हुआ, फिर इसमें ब्रांचिंग होगा छोटे छोटे, और फाइनली इसमें हम लोग देखेंगे एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग बोलेंगे कोनिडिया। आप लोग को इससे मतलब नहीं है, आप लोग को याद रखना है कि कोनिडिया का फॉर्मेशन किसमें होता है, पेनिसिलियम में, और जू स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है, तो क्लेडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं बच्चे, गौर से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यदि हम लोग एक प्लांट को देखें, वेजिटेबल का मीनिंग होता है प्लांट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यदि हम लोग एक प्लांट को देखें तो एक प्लांट में जो अंडरग्राउंड पार्ट है इसको हम लोग बोले रूट, और एबव ग्राउंड पार्ट को कहते हैं शूट। और शूट में दो पार्ट है, एक है स्टेम और एक है लीफ। जब ये प्लांट अपने वेजिटेटिव फेज को पार करके रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आने पर इसमें फ्लावर आएंगे। इस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिससे इसमें फ्रूट बनेगा, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। उस फ्रूट में सीड होगा, और यदि इस सीड को हम लोग एक अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करें, इस सीड में जर्मिनेशन होगा और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। एक तो हम लोग को समझ में आता है कि प्लांट में ये मोड है। यदि इस मोड से रिप्रोडक्शन हो गया प्लांट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अभी हम लोग को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। देखो, यदि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलना हो एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीफ, स्टेम और रूट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यही लिखा गया है। देखो बच्चों, इफ न्यू प्लांट इज डेवलप्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
यदि कोई बच्चा कहता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग आंसर देंगे कि बिकॉज इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि जहां पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम लोग को देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नए प्लांट का निर्माण लीफ से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है या रूट से हो रहा है। इसमें तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, इसलिए कहेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग को पढ़ना है बारी बारी से कि हम लोग देखेंगे अब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट किस किस में होता है। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट। जड़ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? तो जड़ आप लोग देखे होंगे प्लांट के जो जमीन के अंदर है वो जड़ है। तो जड़ दो टाइप का होता है, एक होता है टैप रूट, एक है एडवेंटिशियस रूट। देखते हैं टैप रूट किसको कहते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का जमीन का सतह है, इसके नीचे ऊपर में प्लांट है और नीचा में रूट है। यदि रूट ऐसा हो कि एक रूट सबसे मेन हो, प्राइमरी रूट हो, प्राइमरी के बाद इससे अराइज हुआ होगा सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी से अराइज होगा टर्शियरी रूट। जब रूट सिस्टम डेवलप होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टैप रूट है। लेकिन कुछ प्लांट में, जैसे आप लोग प्याज वगैरह देखते होंगे घर में, कि कुछ प्लांट में क्या होता है कि रूट सिस्टम डेवलप नहीं है, इसमें सब रूट एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, ऊपर में प्लांट है और नीचे में रूट है। इस टाइप के रूट को हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। हम लोग को याद रखना है कि किस प्लांट में टैप रूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और किस प्लांट में एडवेंटिशियस रूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग के लिए एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग नोट करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो टैप रूट से होगा, एक हम लोग के गांव देहात में एक प्लांट होता है सिसो, जिसका साइंटिफिक नेम है डालबर्जिया सिसो। गांव देहात में इसे सीसम भी कहते हैं। तो फर्स्ट प्लांट है हम लोग का डालबर्जिया सिसो, डालबर्जिया सिसो। सेकेंड प्लांट है हम लोग का पोपुलस, सेकेंड एग्जांपल है बाबू पोपुलस। यदि हम लोग टैप रूट एडवेंटिशियस रूट की बात करें, एडवेंटिशियस रूट से किस किस में होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी दिया है डहलिया, और सेकेंड एग्जांपल हम लोग को याद रखना है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इस दोनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवेंटिशियस रूट से होता है और ये दोनों आप लोग को याद रखना है इसमें टैप रूट से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेम से किस में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम की बात करें तो स्टेम में हम लोग को बहुत सारा टाइप पढ़ना है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है। अंडरग्राउंड स्टेम का फर्स्ट एग्जांपल है ट्यूबर। ट्यूबर का यदि हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ट्यूबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन पोटैटो, आलू। आप लोग सबने आलू देखा होगा। यदि हम लोग एक आलू को देखें तो ये मान लेते हैं एक आलू है। एक आलू में आप लोग देखिएगा कि जगह जगह में इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो धंसे होते हैं, यहाँ पे मतलब धंसे हुए हैं। अब ये जो धंसा हुआ पार्ट है, इस पार्ट से देखिएगा आप कि इसको यदि इसी पार्ट से इसमें नए नए प्लांट आएंगे, पहले बड आएंगे और उसके बाद प्लांट आएंगे। तो ये जो एक्चुअली में जो धंसा पार्ट है, ये एक्चुअली में है नोड या आई बोलेंगे, आई ऑफ पोटैटो। तो याद रखना है ये जो पोटैटो का नोड है या आई है, गिव्स राइज टू न्यू बड, जो एक नए प्लांटलेट में नए प्लांट का फॉर्मेशन किया। यदि सिमिलरली यदि हम लोग सेकंड एग्जांपल जाए तो राइजोम के एग्जांपल की बात करें तो राइजोम का निर्माण होता है अदरक हल्दी में, टर्मरिक एंड जिंजर में। ये दोनों रिप्रोड्यूस थ्रू राइजोम। अब ये जो आप लोग देखे होंगे, मान लेते हैं ये एक अदरक है, ये एक टर्मरिक है। टर्मरिक में ऐसे मतलब छोटे छोटे लाइन होंगे और इस लाइन के ऊपर एक स्केली लिप होगा, इस लाइन को हम लोग कहे नोड, और दो लाइन के बीच के स्पेस को बोले इंटरनोड। जैसे अभी हम लोग जस्ट ट्यूबर में देखे थे
ये जो नोड था, नोड जहां धंसा हुआ पार्ट है नोड, नोड से ही नए प्लांट का निर्माण हुआ है। सिमिलरली ये जो नोड है टर्मरिक का नोड, इस टर्मरिक के नोड से नए बड का निर्माण हुआ। इस बड में भी नोड इंटरनोड होगा और इस बड से फाइनली बाद में जाकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। नए प्लांट का निर्माण हो गया तो हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के लिए, तीसरा टाइप है बल्ब। बल्ब का एग्जांपल है ओनियन एंड गार्लिक। यदि हम लोग एक ओनियन, एक प्याज को देखें तो ये मान लेते हैं ये हम लोग का एक प्याज है, ये हम लोग का बाबू एक प्याज है। प्याज में आप लोग देखिएगा नीचे में एक व्हाइट कलर का गांठ होता है जहां से एक छोटे छोटे पतले पतले एडवेंटिशियस रूट निकला हुआ है। एक्चुअली देखिए तो ये जो ऐसा बना है डिस्क शेप का, ये डिस्क्वाइड स्टेम है, ये है डिस्क्वाइड स्टेम, डिस्क्वाइड स्टेम, ये ओनियन का स्टेम है। और ये जो बाहर में बल्ब पार्ट है ये है लीफ। ये जो लीफ है ओनियन का लीफ, ओनियन का लीफ लेयर में होगा, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे। इसका जो अपर लेयर होगा, अपर लेयर ड्राई होगा, अपर लेयर ड्राई होगा जिसे हम लोग कहेंगे ट्यूनिक। ड्राई लेयर इज नोन एज ट्यूनिक। जो इनर लेयर होगा ये इनर लेयर होगा फ्लेशी, जिसे हम लोग खाते हैं। तो ये जो डिस्क्वाइड स्टेम है, डिस्क्वाइड स्टेम, इसी स्टेम से इसमें नए प्लांट का निर्माण होगा। तो इस स्टेम को हम लोग क्या कहेंगे, बल्ब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा टाइप है कॉर्म। कॉर्म का फॉर्मेशन होता है कोलोकेशिया, क्रोकस और एमोर्फोफेलस में। कॉर्म सिमिलर है राइजोम की तरह, केवल याद रखना है कि ये जो कॉर्म है, कॉर्म में भी नोड होंगे, इसमें भी इंटरनोड है। इसमें जो बड निकला था, राइजोम में जो बड निकला था ये लेटरल बड निकला था, लेटरल बड। और इसमें जो बड निकलेगा ना कॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल बड निकलेगा। इसमें जो बड निकलेगा ये निकलेगा हॉरिजॉन्टल बड, और इस बड से नए प्लांट का निर्माण होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम, अब हम लोग पढ़ते हैं क्रीपिंग स्टेम, जो ग्राउंड सरफेस के जस्ट ऊपर होगा, क्रीपिंग स्टेम। तो क्रीपिंग स्टेम हम लोग 4 टाइप अभी पढ़े थे। स्टेम में 5वां टाइप पढ़ते हैं जो क्रीपिंग स्टेम के अंडर में है। फर्स्ट है रनर। रनर का एग्जांपल है ग्रास। ग्रास आप लोग देखे होंगे, एक नॉर्मल ग्रास है दूबी, दूब ग्रास। तो दूब ग्रास देखे होंगे, मान लेते हैं ये हम लोग का जमीन है और इस जमीन के ऊपर मान लेते हैं कि ये है एक, यहाँ पे एक ग्रास, इसके पैरेलल इस पे रन कर रहा है। तो इस ग्रास में आप लोग देखिएगा कि जगह जगह पे इसमें भी नोड है, और ये जो नोड है, नोड से इसमें भी रूट अराइज हुआ, एडवेंटिशियस रूट, और इस नोड से इसमें नए प्लांट का निर्माण हुआ। इसमें भी नोड होगा, इसमें लीफ भी होगा। अब जैसे जैसे ये जो नीचे वाला प्लांट है जो जमीन सरफेस से कांटेक्ट में है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जहां जहां नोड होगा वहां वहां नए प्लांट का निर्माण होगा। जैसे जैसे ये स्टेम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए प्लांट का निर्माण होगा, वैसे वैसे नए प्लांट का निर्माण होगा। तो हम लोग इस स्टेम को हम लोग कहेंगे रनर है। ये स्टेम क्या बोल रहे हैं, रनर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का निर्माण होता है वाटर हायासिंथ एंड पिस्टिया में। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हम लोग के लिए वाटर हायासिंथ। यदि हम लोग वाटर हायासिंथ की बात करें तो ये वाटर सरफेस के ऊपर होता है, जिसे हम लोग गांव देहात में इसे आम भाषा में जलकुंभी के नाम से जानते हैं। ये जो वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ मान लो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर ये मान लेते हैं एक वाटर हायासिंथ का स्टेम है। इसके स्टेम में भी नोड होंगे, और जहां जहां नोड है यहाँ से क्लस्टर ऑफ लीफ, एक लीफ का गुच्छा निकलेगा ऐसा जो फ्लैट होगा, ये क्लस्टर ऑफ लीफ निकला। और इसी लीफ से, इस लीफ में आगे चल करके फ्लावर भी आएंगे। अब देखो जहां जहां नोड होगा यहाँ यहाँ क्लस्टर ऑफ लीफ निकलेगा। तो देखते हैं एक स्टेम जो है वाटर सरफेस पे ग्रो कर रहा है, और जहां जहां इसमें नोड होगा वहां वहां इसमें लीफ आएगा, लीफ का क्लस्टर आएगा। तो इस स्टेम को हम लोग कहे ऑफसेट।
ऑफसेट या इसको जनरली वाटर रनर के भी नाम से जाना जाता है, कभी कभी इसको वाटर रनर भी कहा जाता है क्योंकि ये वाटर के ऊपर ग्रो करता है, वाटर रनर। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है ये वाटर हायासिंथ के बारे में, ये जो वाटर हायासिंथ है ये वाटर सरफेस पे ग्रो करेगा और ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका डेथ हो जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है स्करेज ऑफ वाटर बॉडी और टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहे तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी आप लोग सुनो। ये जो वाटर हायासिंथ है, जलकुंभी है, ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया का नेटिव नहीं है, ये नेटिव है अलग का। तो टूरिस्ट लोग, इंडियन टूरिस्ट गए हुए थे अलग, तो देखे क्या कि वाटर सरफेस पे इसका जो लिप है देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो वहां से चोरी कर लिए, इस प्लांट का चोरी कर लिए और आकर के कोलकाता के एक जगह वाटर पैलेस में लगा दिए। तो हुआ क्या कि खुद कम समय में उस वाटर बॉडी के ऊपर पूरी तरह ये फैल गया, देखने में अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद रिपोर्ट आया कि उसके अंदर जो फिश थी वो सारी की सारी टोटल फिश मर गई। तो एक डॉक्टर टीम गया, जो एक्वाकल्चर के डॉक्टर होते हैं वो गया, वो ऑब्जर्व किया तो मालूम चला कि इस पानी का वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम है। मालूम चला कि ये जो वाटर हायासिंथ कैन ऑब्जर्व ऑक्सीजन, वाटर कंटेंट में जो ऑक्सीजन है इसको ऑब्जर्व कर पाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोले टेरर ऑफ बंगाल और स्करेज ऑफ वाटर बॉडी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप हम लोग का है एस्टोलॉन। एस्टोलॉन में क्या होता है कि एक ये यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट से ये मान लेते हैं एक प्लांट है, इस प्लांट से एक स्टेम निकला, बड से स्टेम निकला जो पहले ऑब्लिकली ग्रो किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कहीं पे जमीन को टच किया होगा, कहीं पे जमीन को टच किया और जहां से टच किया वहीं से इसमें नए प्लांट का निर्माण हो गया। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल याद रखना है स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसनेरिया। इसका एग्जाम्पल है बाबू, दो एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसनेरिया, याद रखना है। ये दोनों में होता क्या है कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के नीचे से एक स्टेम निकला, कहीं पे मतलब जमीन को टच किया, जहां पे टच किया वहीं से नया प्लांट आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। एस्टोलोन के बाद हम लोग को पढ़ना है शक्कर। ये जो शक्कर है, शक्कर में अभी हम लोग एस्टोलोन पढ़े थे, ये लेटरल ब्रांच निकला था जमीन के ऊपर से। इसमें क्या होगा कि एक ब्रांच जमीन के अंदर ही क्रिप करेगा, जमीन के अंदर जाएगा, कहीं पे पेनिट्रेट करके एक नया प्लांट का निर्माण करेगा। देखो क्या लिखा है, द लेटरल ब्रांचेज क्रिप्स बिलो द सॉइल सरफेस grows obliquely upward to produce new plant। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम गुलदाउदी एंड पाइनएप्पल। ये दोनों में ऐसा ही होता है। अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे, ये मान लेते हैं कि एक क्राइसेंथेमम का प्लांट है, इसमें क्या हुआ कि ये जमीन के अंदर एक ग्रो कर रहा था और जहां पे ये निकला वहीं से नया प्लांट का निर्माण कर लिया, ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। तो लीफ में हम लोग को केवल दो एग्जांपल याद रखना है। एनसीईआरटी लिखता है कि लीफ में दो एग्जांपल है, एक है ब्रायोफिलम और सेकंड एग्जांपल है बेगोनिया। ये दोनों प्लांट में जो लीफ है, लीफ से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। यदि हम लोग एक ब्रायोफिलम के लीफ को देखें तो ये एक ब्रायोफिलम का लीफ है। तो ब्रायोफिलम के लीफ में हम लोग देखते हैं ये जो लीफ ब्लेड है, लीफ ब्लेड में है लीफ नॉच, इसमें धंसा हुआ भाग है जिसको हम लोग बोले लीफ नॉच। जहां जहां नोच है वहां से इसमें नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा, जहां जहां नोच है वहां नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग को समझ में क्या आता है कि ये जो प्लांट है ब्रायोफिलम और बेगोनिया, इसमें पत्ती से ही, लीफ से ही नए प्लांट का निर्माण हो रहा है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू प्लांट। अब हम लोग एक मास्टर डाटा याद रखते हैं, उस मास्टर डाटा से अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको याद रखना एकदम आसान है। ये जो डाटा है आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो कंसेप्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में है। यदि हम लोग बाय रूट की बात करें तो बाय रूट में हम लोग दो पढ़े थे,
एक पढ़े थे डहेलिया, एक पढ़े थे स्वीट पोटैटो। यदि हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम में दो तरह के स्टेम हम लोग पढ़े, एक पढ़े अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का 4 एग्जाम्पल, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब, ये 4 टाइप पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम में हम लोग पढ़े ऑफसेट, स्टोलॉन, शक्कर एंड रनर। तो ये एग्जाम्पल आप लोग को याद रख लेना है, जितने भी एग्जाम्पल है सब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में या नीट में पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम लोग देखें बाइलिफ, तो बाइलिफ में अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि बाइलिफ 2 प्लांट ऐसा है जो लिफ के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाता है। एक है ब्रायोफिलम और दूसरा है बेगोनिया। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए थैंक्स।